Good morning, teachers, and welcome to another session on school health and wellness. In today's session, we will be covering theme 9, which is reproductive health and HIV prevention. As you know, adolescence is the time when people actually also become, sexually active in many cases. And this is the time around which, hygiene related to reproductive tracts also becomes very important, and having awareness is the best way that we can prevent any undesirable incident in our lives or in the lives of our children. So let's start with the session without any further delay. बेसिकली जो है इस सेशन में हम लोग जो है पर्सनल हाइजीन पर जो है एम्फेसिस डालेंगे, और इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं इनके सिम्टम्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, और इनके प्रिवेंशन के जो है वेज उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग ये भी एक एफर्ट रखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शंस से रिलेटेड कोई भी डिस्कस करते वक्त जो है हमारे यहाँ काफी ज्यादा जो है एम्बैरेसमेंट वाला सेंस रहता है। People are too hesitant to even talk about these things because it is considered to be something tabooed, और इस वजह से क्या होती है कि सही समय पर सही हेल्प भी लोग नहीं ले पाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो है कई बार खुद को इंडेंजर भी कर लेते हैं। इसके अलावा नीम हकीम खतरे जान वाली बात जो है वो भी इस एज में इन प्रॉब्लम्स में काफी ज्यादा देखी जाती है। सबसे अधिक अगर कहा जाए कि इनफॉर्मल हेल्थ सेक्टर अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए फल फूल रहा है तो वो यही सेक्टर है। इसके अलावा जो है हम लोग एडोलेसेंट्स और विमेन में HIV से रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटी होती है उसको समझेंगे। HIV एड्स से रिलेटेड टेस्टिंग, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, इन सब के लिए क्या सर्विसेज अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और HIV एड्स से रिलेटेड जो मिथ्स हैं, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर वी टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, let us watch this video. Welcome to Phonolux Universe. और अजीब तरह से चलती हो, सब ठीक तो है ना? माँ, मेरे गुप्तांग में तुलसी और दाने हो गए हैं, इसलिए मुझे काफी दर्द होता है। पहले बताना चाहिए था ना। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नमस्ते मीना जी। नमस्ते डॉक्टर साहिबा, पूनम को देख लीजिए, इसको गुप्तांग में कुछ तकलीफ है। तुम्हें प्रजनन मार्ग में संक्रमण हो गया है। यह महिला और पुरुष दोनों को हो सकता है। इसकी वजह निजी स्वच्छता में कमी, गंदा सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना या फिर प्रजनन मार्ग में असाधारण जीवाणु का होना है। आपने मां को बताकर अच्छा किया, वरना बच्चे अक्सर प्रजनन संबंधी समस्याएं बताने में शर्माते हैं। इससे समस्या गंभीर हो जाती है और फिर इलाज करना कठिन होता है। आप ये दवाइयां लो और निजी स्वच्छता का ध्यान रखना। संक्रमण से बचने के लिए बेहतर होगा कि सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करो। धन्यवाद डॉक्टर। हमारी कॉलोनी में आपका स्वागत है। मुझे पता चला है कि आपकी पति बीमार है। धन्यवाद मीना जी, आपने हमारा ध्यान रखा। दरअसल हम दोनों HIV पॉजिटिव हैं और हमारा इलाज चल रहा है। सालों पहले मेरे पति का एक ऑपरेशन हुआ था और इसी दौरान दूषित खून चढ़ने से उन्हें HIV का संक्रमण हो गया। मेरी गर्भावस्था के दौरान जब डॉक्टर से HIV की जांच कराई तो हमें ये पता चला। बहुत अफसोस की बात है। आपके बेटे सोनू का क्या हुआ? मैं सरकार के माता पिता से बच्चों में संक्रमण से बचाव प्रोग्राम का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे प्रसव के दौरान ही इसकी दवाइयाँ दी गई और हमारे सोनू का जन्म HIV नेगेटिव हुआ और वो स्वस्थ था। अब 13 साल का है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप अपना ध्यान रखो और कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है? क्या हो रहा है? इतना शोर कहां से आ रहा है?
कुछ माता पिता बाहर विरोध कर रहे हैं। कृपया शांत हो जाइए और आइए मेरे कार्यालय में बैठकर बात करते हैं। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बैठ जाएं और शांति से अपनी बात रखें। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को HIV संक्रमण हो। सुनो नहीं, बल्कि उसके माता पिता HIV पॉजिटिव है। आपके बच्चे सुरक्षित हैं। हम HIV वाले लोगों से भेदभाव नहीं कर सकते। सोनू हमारे स्कूल में पढ़ता रहेगा। डॉक्टर, कृपया इन्हें HIV और एड्स के बारे में समझाइए। HIV एक वायरस है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, जबकि एड्स कमजोर इम्यून सिस्टम की बीमारी है जो HIV से होती है। HIV केवल 4 माध्यमों से फैलता है: असुरक्षित शारीरिक संबंध, एक दूसरे की सुई इस्तेमाल करना या एक सुई बार बार इस्तेमाल करना, HIV संक्रमित खून और ऐसे उत्पाद का संचारण, और संक्रमित मां के पेट में पल रहे बच्चे को संक्रमण। लेकिन माता पिता से बच्चे को HIV संक्रमण रोकने की दवाइयां उपलब्ध है। कैसे पता चलेगा कि क्या हम HIV पॉजिटिव हैं? HIV की स्थिति जानने का एक ही तरीका है: HIV की जांच, जो सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त की जाती है। अच्छा, पर क्या इसका कोई इलाज है? HIV ना इलाज है, लेकिन इससे कुछ उपचार उपलब्ध है। इसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART कहते हैं। यह सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है। सही इलाज और देखभाल से HIV पीड़ित लोग भी सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं और हमारी तरह स्वस्थ रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के HIV हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कर सकते हैं। हमें HIV एड्स पीड़ित लोगों से सहानुभूति रखनी चाहिए, आदर और दया का भाव रखना चाहिए और उनकी देखभाल और मदद करनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर, आपने इतनी जानकारियां दी। प्रजनन मार्ग संक्रमण का जल्द निदान किया जाए तो आसानी से ठीक हो जाता है। RTI से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय निजी स्वच्छता बनाए रखना है और जरूरत हो तो इलाज से नहीं शर्माना है। महामारी में स्वच्छता के लिए साफ और डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना है। HIV की रोकथाम मुमकिन है और हर किसी को HIV से खुद को बचाने का अधिकार है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि असुरक्षित शारीरिक संबंध से बचें, सुइयों का दोबारा उपयोग नहीं करें, केवल पंजीकृत रक्तदान से खून लें और प्रसव के दौरान चिकित्सा मदद लें ताकि संक्रमित मां से बच्चे को HIV नहीं हो। HIV एड्स के बारे में गलतफहमी दूर करना और जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है ताकि लोग HIV संक्रमित होने से बचें और इन गलतफहमियों से उत्पन्न कलंक और भेदभाव को समाप्त किया जा सके। प्रचलित स्वास्थ्य सेवाओं और HIV एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया अपने निकटतम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जाएं। Well, that was a quite informative video, and as you have watched it, I would like you to write few responses. First of all, RTI या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अवॉइड करने के बेस्ट तरीके क्या सब है? लिखना है आप लोगों को। अगर आप लोग याद ही रखे हैं पूरा का पूरा, so I would like to get some responses in that case. Sir, use that hand, sir. RTI या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के तरीके क्या हैं? What precautions must we take to avoid or prevent RTI? बार बार एक ही इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। Okay. ठीक है। उसके बाद सिक्योर रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप जो है सिक्योर होना चाहिए। साथ ही क्लीनलीनेस, साफ सफाई, ये भी ज़रूरी है। और पॉल्यूट अगर ब्लड हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है तो उससे भी हो सकता है, तो हम उसको ब्लड को पहले चेक करवा लें फिर अपने अंदर। Very nice. Thank you, sir. Now, केदार सर, RTI को प्रिवेंट करने के बेस्ट तरीके क्या हैं? बेस्ट तरीके ये है सर, जो इस तरह की कोई बात हो तो अपने गार्जियन से बताना चाहिए जी और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यही है सर। बिल्कुल। वेरी नाइस, थैंक यू।
अब आप लोग को हर एक बार बताना नहीं चाहिए, बताना नहीं पड़ना चाहिए. सेम क्वेश्चन, व्हाट टू डू टू प्रिवेंट आरटीआई? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के तरीके क्या है? सबसे पहला यूज़ किए गए वस्तुओं का उपयोग ना करें। ओके, अगर मेजर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वेरी गुड. अ, अगर मान लें किसी का हम अगर ब्लड ले रहे हैं अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें या उनके चेक करवा के ही लें। वेरी नाइस, थैंक यू सर. देखिए, यहाँ पर मैं पहले एक कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहूंगा कि आरटीआई और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी, राइट? एंड एचआईवी इज अ डिफरेंट कंडीशन. तो मैं एचआईवी वाले क्वेश्चन पर भी आने वाला था, है ना? हमने जो है दोनों को मिक्स कर दिया है आपस में. दूसरा यह है कि मेरा क्वेश्चन है प्रिवेंशन से रिलेटेड. अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद क्या करना है, ये इसके बाद आएगा, है ना? तो सर, प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस. बच्चे Okay. में अवेयरनेस होना चाहिए बहुत बचपन से ही, जी. सिंस फ्रॉम क्लास 5 to 6. सेकंड, अगर अवेयरनेस रहेगा तो वो अपने गार्जियन से बात कर पाएंगे. दूसरी चीज, कई बार देखा गया है कि हम लोग इसमें हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कॉस्ट जी. फैक्टर के वजह से या जो भी फैक्टर के वजह से, और अनहेल्दी कपड़े या इस तरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए बहुत ही खराब है. दूसरी चीज, जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स है उसको भी अगर हम उसी ढंग से लेके दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, और उसका भी साफ सफाई का उतना ही अगर हम ध्यान रखें जितना कि हम अपने फेस वगैरह का रखते हैं, तो वी कैन प्रिवेंट अ लॉट. Great, thank you sir. Nice sir. That's good response, ma'am. प्रिवेंशन के वेज ज्यादातर मिश्रा सर ने भी कवर कर ही दिया है, यस सर. बट वी कैन टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल. साफ सफाई का ध्यान रखना है और इनके बारे में हमें बच्चों को जागरूक भी करना है, वेरी नाइस मैम. और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. तो प्रिवेंशन के लिए बच्चों के बीच में किस तरह की जागरूकता हम पैदा करेंगे? उनको स्टार्टिंग का बताना चाहिए पहले तो, हाइजीन के बारे में ना, अनहाइजीन के बारे में, कि उनको जी. अभी साफ सफाई का कितना ध्यान रखना. अगर वो सैनिटरी पैक यूज़ कर रही हैं, पैड यूज़ कर रही हैं महीने के उन दिनों में, तो उन्हें साफ कपड़े लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए. अगर वो कॉटन यूज़ करी तो एक ही चीज़ को वो बार बार यूज़ ना करें, और साफ सफाई का उस समय में ध्यान रखना होता है. तो ये Very nice, ma'am. That is for girls, right? But remember, like RTI is common among both boys and girls, right? यस तो सर. दोनों को जो है पर्सनल हाइजीन के बारे में पूरा अवेयर रखना चाहिए रखना हमें. चाहिए, yes. और अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो प्लीज, अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो हमें जो है बच्चों को इस चीज के प्रति भी कंफर्टेबल करवाना चाहिए कि यू कैन टॉक अबाउट इट, राइट? और एज स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर, it will be your responsibility to build that kind of environment where kids are, like frank enough to talk about these things. क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो जो है embarrassed फील करते हैं, और आपस में बात करने पर कई बार जो है कुछ ऐसे सजेशंस मिल जाते हैं which are not 100% safe, राइट? और गर्ल्स के केस में खास करके जो है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो हाइजीन होता है उसके बारे में काफी ज्यादा जो है अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए. बॉयज के केस में भी उनको समझना चाहिए दैट अंडरगारमेंट्स यू नीड टू बी लाइक चेंज्ड रेगुलरली, इट नीड्स टू बी क्लीन्ड रेगुलरली, है कि नहीं? कई बार होता है ना, लोग एक ही चड्डी को पलट के पहन लेते हैं, कई फिल्मों में भी दिखाया गया है, देखे हैं आप लोग? कुछ फिल्म जो इस तरह की सस्ती कॉमेडी वाली फिल्में होती हैं उनमें जो है ये भी चीज दिखा देता है कि अरे हाँ आज तो पलट के पहने. पॉइंट इज दैट पलटने से जो है जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं खत्म हो जाते हैं, राइट? एंड रिमेंबर कि जर्म्स एंड बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सबसे परफेक्ट लोकेशन जो होता है वो हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पास ही मौजूद है. और इन सभी इन्फेक्शंस में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बॉडी का अपना भी एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो डिफेंस सिस्टम जो है वो कई महीने में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सटर्नल इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं और उसको अगर ट्रीट नहीं किया गया तो उस इन्फेक्शन को अंदर भी फैलने से जो है कोई नहीं रोक सकता है. और एक बार जब कोई प्रॉब्लम इंटरनल हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है.
कॉस्टली भी होता है, पेनफुल भी होता है, रिस्की भी हो जाता है। नाउ हियर वी हैव अ केस स्टडी। कलाई जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कुछ दिनों से। करीब 10 दिन पहले उसने जो है अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कुछ पेनफुल ब्लिस्टर्स, फफोला जिसे कहते हैं, वो उसने नोटिस किया था। उसने किसी के साथ इसे डिस्कस नहीं किया और पेन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और उसका डिस्कम्फर्ट भी बढ़ता जा रहा है। अब उसे लगता है कि उसे इसे चेक करवाना चाहिए, लेकिन वो श्योर नहीं है कि उसे कहाँ जाना चाहिए इसके लिए। तो कहाँ भेजिएगा उनको? सर वो अपने टीचर से भी बात कर सकती है, फ्रेंड्स से भी बात कर सकती है, या अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकती है। ओके, उसके माध्यम से डॉक्टर के पास जाएगी। उसके माध्यम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसको ज़्यादा ये नहीं समझता, अपने पेरेंट्स से बात कर लेगी, उसके बाद साथ में डॉक्टर के पास। वेरी गुड, थैंक यू सर। लेकिन हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में कई बार यही जो है सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। किसी से बात करना इस मुद्दे पर जो है यही एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। ओके, नाउ हियर वी हैव अगेन 2 केस स्टडीज। जॉन जो है वो क्लास 8 में पढ़ता है और पिछले कुछ दिनों से उसके प्राइवेट एरिया में जो है लगातार इचिंग होती रहती है। उसने वहां पर कुछ ब्लिस्टर्स भी नोटिस किए हैं और इसकी वजह से उसे थोड़ा सा जो है डर लगने लगा है। जब जॉन अपने बड़े भाई से इस बारे में पूछता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि जाओ किसी क्वैक के पास जाके जो है पूछ लो। क्वैक जानते हैं ना किसे कहते हैं? देखिए, डॉक्टर एक आपके यहाँ होते हैं जिन्होंने की एमबीबीएस वगैरह की पढ़ाई कर रखी है। दे आर लाइक प्रोफेशनली ट्रेन्ड डॉक्टर्स। हाँ, हमारे यहाँ लोग जो है कई बार उनको जो है झोला छाप डॉक्टर भी कहते हैं, राइट? जो कि मार्केट में जो है टेंट में जो है रहता है। इनफैक्ट दैट्स अ वेरी रियल सिचुएशन। अभी भी अगर आप यहाँ से यूपी के रास्ते दिल्ली तक पहुंचिएगा तो कुछ तो ऐसे शहर हैं जो पूरा पूरा इसी इंडस्ट्री पर बसे हुए हैं एंड दे आर डैम पावरफुल। गवर्नमेंट उनको बैन नहीं कर पा रही है कई बार से। यस, अरे मैं पहली बार जब जा रहा था दिल्ली, इट वाज 2003 सर, डॉक्टर हाशमी दवाखाना, ट्रेन से जो है आप निकलते हुए देखिएगा, बड़ा बड़ा वॉल पर जो है वो लगा हुआ है। बट दैट डॉक्टर हाशमी इज नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल। वहां पर अगर जाइएगा तो पूरा का पूरा मार्केट बसा हुआ है, ठीक है ना? तो इस तरह का, तो अगर यहां पर जो है आपको एक बात बताइए कि पहली बात ये कि आपके हिसाब से जॉन को क्या प्रॉब्लम हो रही है? जॉन के केस में हमने क्या देखा था कि उसे इचिंग हो रही थी और फिर उसे नोटिस किया कि उसके प्राइवेट एरिया में जो है ब्लिस्टर्स आ गए हैं, राइट? तो आपके हिसाब से जॉन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वही इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन हुआ होगा, नोचनी टाइप का, एलर्जी टाइप का। यस। अच्छा अच्छा, किस कारण से ये हो सकता है सर? चलिए, पेट गर्म होने से भी होता है, इंटेस्टाइन अगर आपका गर्म है जी, खाने पीने के वजह से, कई बार ऑयली खा ले या कुछ तरह इस तरह से खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमें होता है। और कई बार जो है इन्फेक्शन के और भी दूसरे कारण हो सकते हैं जो कि ब्लड रिलेटेड होते हैं, तो Blood उसके लिए फिर related आपको हो सकते हैं। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर। चलिए, दोनों आदमी के लिए एक साथ ताली होलसेल में, है ना? अब दूसरा ये है कि जॉन के एल्डर ब्रदर ने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बारे में आपका क्या सोचना है? जॉन के एल्डर ब्रदर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? मजाक बनाया और उसके बाद क्या सलाह दी उसने? डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा उससे? किस तरह के डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा उसने? नहीं, क्वैक के पास जाने के लिए कहा। डू यू थिंक इट वाज द राइट रिस्पॉन्स? नाउ व्हाट कुड जॉन हैव डन टू प्रिवेंट द परसिस्टेंट इचिंग? जॉन जो है इस परसिस्टेंट इचिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकता था? यस मैम। सर, सबसे पहले उसको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और फिर डॉक्टर से कंसल्टेंट करना चाहिए ताकि मतलब उसका बीमारी आगे ना बढ़ सके और उसी तरह मतलब ठीक हो उसे जाए। आराम मिल जाए। हाँ। वेरी नाइस मैम, थैंक यू मैम। तो मैम ने एक साथ जो है 3 और 4 दोनों को एक ही शॉट में निपटा दिया, नहीं कि जॉन को जो है प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए था और अपनी प्रॉब्लम को अब रिजॉल्व करने के लिए भी क्या करना चाहिए। नाउ वी हैव अनदर केस स्टडी अबाउट निशा। निशा इज नॉट केयरफुल अबाउट प्रैक्टिसिंग पर्सनल हाइजीन। तो समय के साथ जो है उसके प्राइवेट एरिया में रैशेस डेवलप हो गए हैं और काफी इचिंग भी होती है। शी इज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, लेकिन वो जो है किसी के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रही है।
वो ये श्योर नहीं है कि इस प्रॉब्लम को किसके साथ शेयर किया जाए। दैट्स निशाज प्रॉब्लम। एटलीस्ट जॉन के केस में था कि उसने बड़े भाई से बात की, वैसे वो बड़ा भाई किसी काम का नहीं निकला, निकम्मा था वो, है कि नहीं। लेकिन यहां पर निशा के केस में यह है कि वो श्योर नहीं है कि वो अपने प्रॉब्लम के बारे में किससे बात करे, राइट। सो पहली बात यह कि आपके हिसाब से निशा को क्या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, क्वेश्चन ये है कि निशा को क्या प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग टू निशा आपके मुताबिक। सर उसके साथ क्या कहते हैं, प्रॉब्लम हो गया है कि उसको ना इन्फेक्शन हो चुका है और ओके, उसे किस वजह से इन्फेक्शन हो गया है। क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाई, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाई, जिसके वजह से ऐसा हुआ सर। वेरी नाइस, और थैंक यू मैम। नाउ आई हैव नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि निशा जो है वो किसी और के साथ अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं शेयर कर पा रही है। ओके, चलिए मैम आप हैं, आई नीड अदर रिस्पॉन्सेस। थैंक यू मैम। होगा उसे क्यों थोड़ा हेजिटेशन हो रहा होगा बोलने में, मतलब कि हो रहा होगा कि कैसे बोलूं, होता है कुछ बच्चे में। क्यों होता है, दैट इज समथिंग वी हैव टू थिंक अबाउट। बहुत बच्चे बोल नहीं पाते हैं सर। पेट दर्द होता है तो चिल्ला के बोलते हो, सर दर्द होता है तो चिल्ला के बोलते हैं, राइट। शर्म वही थोड़ा। लेकिन ये शर्म क्यों आती है सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर। सर अभी सोसाइटी में क्या है कि यस इस बारे में डिस्कशन ज्यादा होते हुए नहीं देखी, तो बोलने में उसे हो रहा है कि मैं कैसे बताऊं किसी को यस भी। तो हम लोगों ने इस प्राइवेट पार्ट के हिस्से को कुछ ज्यादा ही प्राइवेट बना दिया है। प्राइवेट से उसको सीक्रेसी के Yes, एक्सटेंट sir. पर लेके चले जाते हैं, विच कैन बी लाइफ इंडेंजरिंग समटाइम्स। और इनफैक्ट इंडिया में जो है हर एक साल कई हजार अनरिपोर्टेड डेथ होते हैं इसी वजह से। ओके बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स टीचर्स कभी भी हम लोगों को जो है, देखिए मैम एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मदर हो या फादर हो, वो सब भी इसी सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं। तो अगर कोई परवेसिव प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना हमारे यहाँ टैबूड अगर है, तो वो पेरेंट्स भी तो उसी बैकग्राउंड से आए हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं बात करने में, पेरेंट्स भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, समझे कि नहीं। और टीचर्स भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आई रिमेंबर द third year of our school when we had our first 10th grade batch, right? नहीं 5 साल के बाद, यस। तो जब हमारा 10th का फर्स्ट बैच आया था तो हमारे जो साइंस के टीचर थे उस टाइम, उन्होंने क्लियरली बोल दिया था दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच बायोलॉजी। एंड नॉट जस्ट इन 10th grade, he refused to teach biology in class 8 as well. Reason is that class 8 has chapter dedicated to reproductive system, और 10th में भी जो है रिप्रोडक्शन जो है वो एक पूरा का पूरा टॉपिक था, और उस वजह से उन्होंने सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि नो सर, आई फाइंड इट वेरी एम्बैरेसिंग टू डिस्कस दिस थिंग इन द क्लास। बच्चे जो है वो अजीब तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड आई फाउंड इट वेरी आयरोनिकल। मुझे फिर यही लगा कि ऐसे लोग जो है वो मेडिकल की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। साइंस पढ़े हैं, कहीं डॉक्टरी वॉक्टरी करने के लिए चले गए तो दिन खराब कर देंगे, ये तो मेडिकल प्रोफेशन का, राइट। धंधा ही चौपट हो जाएगा, है कि नहीं है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई टुक दिस रिस्पांसिबिलिटी अपॉन माई सेल्फ कि नहीं भाई मैं ही पढ़ाऊंगा। मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है कि ये क्या करते हैं बायोलॉजी के टीचर, इस चैप्टर को ही ऑप्ट कर देते हैं। अगर बायोलॉजी पढ़ा भी रहे हैं तो वो कहेंगे ये चैप्टर बच्चे आप खुद से पढ़ लें, क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। Sorry? ऐसा मैंने कई जगह शिवम से कुछ पूछा था। मैंने कई जगह देखा। शिवम से, शिवम सर साइंस पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ, उसी ड्यूरेशन में शिवम से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो बेचारा के जवाब उनसे नहीं बना। बिल्कुल। देखिए पहली बात यह है कि कोई भी चीज एम्बैरेसिंग होती नहीं है, एम्बैरेसिंग बनाई जाती है। आप लोगों ने फेसबुक पर देखा होगा बहुत सारे वो क्लिप्स वगैरह आते रहते हैं ना, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ अच्छा है, साइंस वाइंस से रिलेटेड कुछ क्लिप है, और आगे एक बार स्क्रॉल करिएगा ना तो अगला ही बहुत ही वाहियात वाला भी क्लिप आएगा। तो उसी में एक तुषार कपूर वाला एक कोई था, कौन सी वो कॉमेडी थी पता नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत ही सस्ते किस्म की जो कॉमेडी होती है ना, नहीं मैम 3 इडियट्स नहीं है, 3 इडियट्स नहीं है, जिसमें कि वो ये चैलेंज करता है अगले वाले को कि यू गिव मी एनी नेम ऑफ द मूवी एंड आई विल मेक इट साउंड डर्टी।
जो तुम मुझे किसी भी फिल्म का नाम बताओ, मैं तुम्हें जो है उस फिल्म के नाम को मैं गंदा कर दूंगा सिर्फ एक फ्रेज जोड़ के। तो भाई अगला आदमी जो है उसे वर्ड के इस पावर और एक्सप्रेशन के पावर का शायद कम अंदाजा था, उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक से एक बढ़िया नाम बताए। वो जो है सभी के साथ जो है वो एक छिछरा टाइप वाला हंसी नहीं होता है, वो हंसी हंसते हुए, और वो जोर देता था केवल खटिए पे। अब आप फिल्मों का नाम जो है वो याद रखिए और उसके आगे उस फ्रेज को जोड़ के देखिए, और साथ ही इमेजिन करिए कि बोलने वाला जो है वो बेशर्म की तरह हंस रहा है। ऑटोमेटिकली वो मीनिंग गंदा होगा या अच्छा रहेगा। हाँ, ये भी एक हाथ में आया था कि अगर हम मतलब फिल्म का नाम है हम साथ साथ है, उसके पीछे जो ना बाथरूम है, ये सेम फिल्मों के नाम बताया गया बाथरूम में, वो ऑटोमेटिकली उसका वो गंदा हो गया। तो बात देखिए यही हो जाती है कि टॉपिक कोई भी हो, अगर आप उस टॉपिक को प्योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, कहीं भी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है उसमें। और अगर मान लीजिए कि बायो का कंपोनेंट अगर मैं कभी कवर करता भी हूं क्लास में, तो मुझे तो कोई चेहरा जो है वो ऐसे करके मुस्कुराता हुआ कभी नहीं दिखता है। कारण यह है कि अगर हम शर्माएंगे बताते हुए, तभी बच्चों को लगेगा कि नहीं ये कुछ शर्माने वाला बात है, ये कुछ जो है एम्बैरेस। मेरे और कृष्णा के बीच में चल रही थी, उसने इस टाइप का देखा था और वो मुझसे पूछ रहा था, यस मम्मी में आप फिल्मों के नाम बताइए और उसके पीछे ये जोड़िए, फिर मैं उसको समझाई। ठीक है ना। तो देखिए यही चीज है कि हमारे यहाँ जो है ये जो ट्रेंड है, या फिर ये डिस्कशंस इसलिए जो है अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हम इन डिस्कशंस को जो है अनकंफर्टेबल बना देते हैं, क्योंकि हम खुद उसमें बहुत सारा जो है इन्वेंटो जोड़ने लगते हैं। क्या हुआ सर? नहीं कुछ शेयर करना चाहते हैं प्लीज। अमन सर? नहीं कहिए। सर हम अमन सर के एक्सप्रेशन को देख रहे थे, मतलब उनको लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा कहाँ बैठे हुए हैं, पूरा अनकंफर्टेबल। नहीं सर ऐसे नहीं। देखिए एक्चुअली हिंदू फिलॉसफी में जो है ना, दो तरह की फिलॉसफी है। एक जो है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिज्म है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिज्म ये कहता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ये जो डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसका भी एग्जाम्पल आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है रियल लाइफ में, जहां पर कि वाकई शरीर तो अलग है लेकिन कॉन्शसनेस जो है वो अलग लेवल पर रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठा हुआ शख्स जो है हो सकता है कि अभी यूएस का भी ट्रिप कर रहा हो, दैट्स नॉट सरप्राइजिंग। या यहाँ बैठे बैठे शायद आप जो, अरे नहीं मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ सर। मैं सर ये सोच रहा था कि जैसे यूरोप वगैरह में जो है ना काम सूत्रा का एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन किसने कहा आपको? हाँ सर मैंने सुना है। मैं यही बात मैं कहता हूँ, इस चीज को भी मैं आप लोगों को फिर समझा दूं अब कि फेसबुक पर जो ये बातें बताई जाती है, let us avoid that. There is sex education that is part of the curriculum, but the book that you are mentioning, it is studied at university level for those students who are studying about culture. यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई अगर कल्चर की पढ़ाई कर रहा है तो वहां पर जो है कि टेक्स्ट बुक के रूप में इसको भी रेफर किया जा सकता है, ये मेन कोर्स बुक भी नहीं होगा। जानते हैं ना कि अगर मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेड वगैरह में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक तो होता है प्रिस्क्राइब्ड बुक, और हर एक प्रिस्क्राइब्ड बुक के पीछे जो है 5, 7, 10 बैकग्राउंड रीडिंग होती है। तो एक किताब को पढ़ने के लिए आपको 10 और किताब पढ़ना है अलग से, ताकि आप रेफरेंसेस ड्रॉ कर सके। तो उस तरह के टेक्स्ट में इसको मेंशन किया जा सकता है, समझे कि नहीं? और दूसरी बात है कि दैट इज नॉट भागवत गीता, राइट? It talks about a practical aspect of life. There is no doubt about that. It also shows कि in our culture everything or like every intellectual quest is accommodated. हमारे कल्चर में जो है ये टैबू सब्जेक्ट जो है वो नहीं रहा है, राइट? जितना हम लोग उसको टैबू बना दिए हैं इस बीच में आके, समझ गए? सर उसके बाद कंफर्टेबल सब फील करते हैं ना सॉरी, सब्जेक्ट भी आ जाता है तो फिर कंफर्टेबल सब फील करते हैं। Who told you that? Who told you that? Who told you that? A subject does not make any topic, normal or comfortable. Your attitude towards it changes it. बात समझे कि नहीं? सब्जेक्ट में तो अभी भी है, मैंने क्या कहा आपको, क्लास 8th में ऑलरेडी टॉपिक है वो,
10th में वो टॉपिक है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि सभी बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं कि सभी टीचर्स कंफर्टेबल फील करते हैं? तो प्रॉब्लम जो है वो तो हमारे एटीट्यूड में है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम का है सर। सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, पीस ऑफ नॉलेज इज अ पीस ऑफ नॉलेज, इट इज मेंट टू बी शेयर्ड इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन लाइफ। तो गड़बड़ तो उसको हमारा एटीट्यूड कर देता है ना। तो एटीट्यूड बदलने की ही बात है कि अगर हम नॉलेज डिसेमिनेट कर रहे हैं तो डिसेमिनेट करते वक्त हमें खुद ही उसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। उस वे में बात करेंगे तो मुझे उसी तरह लगेगा। हाँ। ये जो टॉपिक था वो किसी गर्ल्स के लिए, गर्ल्स का नाम बोला जो कुछ ना पूछो। यस। और बिल्कुल इजी वे में सारा आराम से जो भी आपको बॉयज में आपको लग रहा है कि कोई ऐसा चीज है वो पूछ सकते हैं, और बिल्कुल अच्छा से बना है। अब जो आप देखेंगे मैडम, खास करके 7 अबव के गर्ल्स, हाँ उसके देखिए एज ए टीचर मैं अपना जो है सबसे बड़ा गोल ये नहीं मानता हूं कि मैं बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे प्रोड्यूस कर दूंगा। एज ए टीचर आई हैव लिमिटेशन, सब्जेक्ट नॉलेज में भी मेरी लिमिटेशन होगी, लेकिन मैं एक गोल अपने लिए जरूर सेट करता हूं कि माय स्टूडेंट शुड बी एज कॉन्फिडेंट एज एनी टीचर व्हेन दे गो आउट देयर एंड डिस्कस एनी टॉपिक। ठीक है ना। और कई मामलों में एक्चुअली बच्चे जो होते हैं वो हम लोगों से ज्यादा डिलीजेंटली जो है उस काम को पूरा कर देते हैं। नहीं सर, उनको लगता है जिसके पास लैक ऑफ वर्ड कमी होती है। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर एक बार हम लोग जो है हेल्दी एटीट्यूड एज ए टीचर, हम लोग अगर एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करवा दे कि लाइक बॉडी इज समथिंग टू बी कंफर्टेबल विद, बॉडी इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, है कि नहीं। हम लोग उस कल्चर में रहते हैं जहां पर कि बॉडी एक्सपोज करना इज ऑल राइट, बॉडी के बारे में बात करना इज एम्बैरेसिंग। तो ये तो भाई बहुत बड़ी विडंबना होगी ना कि जहां पर मान लीजिए कि लाइफ डेथ का मैटर होगा, जहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ का मैटर होगा, वहां हम शरीर के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बाद बाकी शरीर दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मान लीजिए कि हिपोक्रेसी हो गई कल्चर की। तो हमें इस चीज को जो है थोड़ा सा ईमानदारी से जो है जरूर हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। और निशा के केस में भी जो है अगर मान लीजिए कि इस तरह का एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड किया जाता है या इस तरह के जो है, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ये देखा है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर डिस्कम्फर्ट हो, एबनॉर्मेलिटी हो, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ज्यादातर जो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, आरटीआईज, ये आसानी से इनका इलाज होता है अगर आप अर्ली इसका डायग्नोसिस हो जाए तो। थोड़ा बहुत मरहम वगैरह, एंटी फंगल क्रीम वगैरह होता है, लगाइएगा, प्रॉब्लम खत्म हो गया। आगे से जो है हाइजीन का ध्यान रखिएगा, और प्रॉब्लम दोबारा जो है वो नहीं आएगी। आरटीआई के साथ जो है कोई शेम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली जो है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से चेक करवाइए, ठीक है। अब ये नहीं कि बगल वाली चाची से पूछ लिए या फला भैया से पूछने के लिए चले गए, पूछवा लिए किसी से। इट शुड नॉट हैपन देयर, देयर शुड बी ए क्वालिफाइड डॉक्टर। आरटीआई जो है इनका मेडिसिन से इलाज हो सकता है, और जो भी प्रिस्क्राइब डोजेज हो इनका पूरा यूज होना चाहिए। ये नहीं कि अब सिम्टम में थोड़ा सा सुधार हुआ तो दवा जो है वो बंद कर दिए, क्योंकि सिम्टम खत्म होने से प्रॉब्लम जो है वो खत्म नहीं होती है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगर पहली बात यह है कि कैन एनीवन टेल मी डिफरेंस बिटवीन एचआईवी एंड एड्स? अक्सर हम लोग एचआईवी एड्स को एक साथ मेंशन करते हैं, क्या डिफरेंस है सर? एचआईवी एक वायरस है जो बॉडी को इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, और जिसकी इम्यून सिस्टम जब डैमेज हो जाता है और हमारे बॉडी में बहुत सारे बीमारियों का आना जाना लगा रह जाता है, फिर बीमारी रुक नहीं पाती है, और वही स्टेज एड्स कहलाता है। वेरी नाइस सर, थैंक यू। देखिए एचआईवी का जो है क्या होता है, इसका नाम फुल फॉर्म किसी को पता है? आई डोंट नो। यस मैम। सॉरी, हाँ हाँ फुल फॉर्म ही पूछ रहा था। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं ये ऑफ कोर्स ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वाला पार्ट है,
लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं है. I don't understand why nobody has picked up his phone except Mr. Ji. फुल फॉर्म है, चलो स्टूडेंट बताया था. ह्यूमन इमरजेंसी क्या कहते हैं वायरस. क्या? ह्यूमन इमरजेंसी वायरस. किधर है सर? सॉरी सर. ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. तो मैम वाज राइट एक्चुअली. माय बैड मैम. चलिए फिर कोई बात नहीं है. चलिए मैम के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग. गुड. तो बेसिकली देखिए, अगर HIV इन्फेक्टेड कोई होता है और बहुत ही इनिशियल स्टेज में ही अगर वायरस का पता चल जाए, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में, तो ऐसे में जो है कौन सी मेडिसिन का यूज करके इसे ट्रीट किया जा सकता है? देयर इज अ थेरेपी फॉर दैट. मैं कीमोथेरेपी क्या कर रहा हूं? मैं कहूं एक थेरेपी है जिसका कि एक्रोनिम है आर्ट. ओके, इट्स फुल फॉर्म इज आर्ट. यूके स्कूल करिकुलम. सर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क तो है सर, लेकिन सर काफी जगह सुना भी है, मूवी में भी बताया गया. सर मूवी में अक्षय कुमार जो डायलॉग देता है जरूरी नहीं कि वो सच हो. बात समझ गए? मूवीज आर मेंट टू बी लाइक्ड बाय ऑडियंस. मूवीज अगर पढ़ाई करवा देती तो फिर हम टीचर्स की कोई जरूरत थी? हाँ, तब फिर मैं ऐसा मानता था इसलिए मुझे लगता था देखिए, कभी भी हेडलाइन पढ़ के न्यूज मत समझिए, पहली बात. दूसरी बात है कि ये नहीं, हमें देखिए कोई आदमी मुद्दा उठा सकता है, लेकिन जहां तक स्कूल करिकुलम की बात करिएगा तो सर यूके वगैरह करिकुलम के बच्चों को तो मैं पढ़ाता भी हूँ. ठीक है, तो उनके करिकुलम में ये एज ए सब्जेक्ट नहीं होगा. अब जैसे कि हो गया ना कि सेक्स एजुकेशन की जो क्लासेज होगी, देयर इट में बी यूज्ड एज ए रेफरेंस मटेरियल, बट क्लास किसी और चीज की हो रही है सर, है ना. तो एक और इंफॉर्मेशन हम लोग जो है डिजिटल जो है लिटरेसी और डिजिटल सेफ्टी के बारे में भी एक सेशन जरूर रखेंगे तब, क्योंकि ये भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, कि डिजिटल मीडिया में भी जो है डिजिटल मीडिया को भी कैसे कंज्यूम करना है. यस सर. सो डिड एनीवन फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट थेरेपी? यस, उसी का फुल फॉर्म नहीं सर, बस आप ए का नाम बताइए ना. एंटी रेट्रोविडियल थेरेपी. यस, एंटी रेट्रोविडियल थेरेपी, राइट. रेट्रोवायरल थेरेपी. तो बिल्कुल, अगर क्योंकि देखिए अगर आप लोग चार्ट को देखिएगा, सबसे पहले से जो होता है उस समय में जब बहुत कम मात्रा में वायरस होता है, वायरल लोड आल्सो मैटर्स. जैसे कि आप लोगों ने जो है कोविड के टाइम में ही सुना होगा ना कि किसी को जो है इन्फेक्टेड हुआ और बहुत जल्दी ही उसे आईसीयू में डालना पड़ा, और कुछ लोग होते थे जो कि माइल्डली इन्फेक्टेड होते थे. एक डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, बगल में कोई जो है कोविड इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो बात कर रहा है या छींक दिया, चलिए आप भी जो है उसके संपर्क में आ गए, तो वायरस तो आपके बॉडी में एंटर हुआ, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में एंटर हुआ. तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो उसके खिलाफ जो है लड़ाई जो शुरू कर देगा, और आसानी से हो सकता है कि वो जीत गया. तो ऐसे में आपको क्या हुआ, माइल्ड सिम्टम्स आएंगे आप में, और बाकी जो है और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी. दूसरी तरफ अब कोई मान लीजिए क्लोज्ड इन्वायरमेंट में है और वहां पर कोई जो है हाईली इन्फेक्टेड पर्सन है, तो वहां पर बेड से लेके दरवाजे से लेके बर्तन तक सब जगह जो है वायरल जो है लोड वो पड़ा हुआ है. तो एक साथ आपके बॉडी में ढेर सारा वायरस एंटर कर रहा है, तब ऐसे में वो आपके इम्यून सिस्टम को जो है ओवरवेल्म कर देगा, तब आपका बॉडी अब उससे लड़ने के लिए जो है सक्षम नहीं रहेगा. यही चीज हुआ था. आई मीन इवन आई गॉट कोविड इन्फेक्टेड विद 0 सिम्टम्स, है ना. तो यही चीज जो होती है वो HIV के केस में भी होती है कि बिल्कुल अगर इनिशियल फेज में किसी को ये डर लगता है दैट आई मे बी HIV इन्फेक्टेड, सबसे पहला काम क्या करना है, चेक करवाइए. आप टेस्ट करवा लीजिए. इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वायरस इन योर बॉडी, यू कैन ट्राई दिस थेरेपी, और लाइक डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब दिस थेरेपी इन द अर्ली स्टेजेस. चलिए वायरस को जो है हमने कंटेन कर लिया, अगर
काम खत्म हो गया। एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होता है, तो वो वायरस जो होता है वो धीरे धीरे ज्यादा जो है डोमिनेंट होने लगता है, तो वो आपके अब इम्यून सिस्टम को जो है कॉम्प्रोमाइज करने लगेगा। अब एक बार जब इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज होने लगता है तो उसका परिणाम क्या होता है? एड्स का पेशेंट कभी एड्स से थोड़े मरता है, वो तो सर्दी, खांसी, बुखार, पेट खराब, किसी भी बीमारी से मरता है। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन होगा उसका बॉडी उसके अगेंस्ट जो है फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लेकिन इसी तरह का सिम्टम आपको दूसरे भी प्रॉब्लम में नजर आ सकती है। जो हाईली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके साथ भी क्या होता है, उनका भी इम्यून सिस्टम हाईली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जो हाईली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको देखिएगा, ये कभी सर्दी हो रहा है, कभी बुखार लग रहा है, यानी कि बीमारी का चक्कर उनका जो है वो लगता ही रह जाता है, क्योंकि डायबिटीज जो है वो उनके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो बेसिकली HIV इज very likely to cause AIDS and that's why we call it HIV AIDS together, कि HIV की वजह से किसी को एड्स हुआ है, HIV की वजह से किसी का जो है इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट हो गया है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज रेफर टू इट एज HIV AIDS। और HIV AIDS का जो इन्फेक्शन है वो किन तरीकों से फैलता है? कितने तरीके हैं इसके? सिर्फ 4 ही तरीके हैं। तो यानी कि इफ आई एम सिटिंग विद एन HIV AIDS पॉजिटिव पर्सन, इट डज नॉट मीन दैट आई विल गेट इन्फेक्टेड, राइट? लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी भी इस पर भी अवेयरनेस की कमी है कि नहीं? जिस किसी के घर में एक HIV का जो है पेशेंट निकल आया तो मोटा मोटी उसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत ही कर दिया जाता है एकदम से। वो समझते हैं वायरस है तो मतलब पढ़े लिखे आदमी ही तो ज्यादा बेवकूफी करते हैं। यहां से वहां थोड़ा पढ़ लिए, थोड़ा जान लिए, तो अब उसी के बेसिस पर जो है स्टोरी को अपना जो है वो फैलाने लगे। यस मैम। बताना चाहूंगी, एक टीचर है, मतलब दोनों एक साथ ही वर्क करते मेरे गांव के ही। उनको जो पता चला जो ये इन्फेक्टेड हो गए कोविड से, तो वो जी उनके बेड पे जो जाके बैठे थे, उनको पता चल गया, बेड धुलवाए, चौकी वगैरह धुलवाए, पूरा एकदम घर साफ करवाए, टीचर होने के बावजूद भी, और उनको नहीं बताया। कोविड वाज डिफरेंट मैम। सर उनको बताना चाहिए ना फिर। कोविड वाज अ डिफरेंट थिंग मैम। डिफरेंट वायरसेस के फैलने का तरीका डिफरेंट होता है, समझे कि नहीं? HIV वाला जो मैटर है ये जो है कोविड पर लागू नहीं होगा। कोविड जो आपका होता है, HIV जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होता है, जबकि कोविड जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होता है। होल बॉडी नहीं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो मौजूद है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर मौजूद है तो हम बोल रहे हैं, तो हम अगर कोविड इन्फेक्टेड हम होंगे, हम अगर बोल रहे हैं तो हम कोविड वायरस रिलीज कर रहे हैं, खांस रहे हैं तो और होलसेल में रिलीज कर रहे हैं, है कि नहीं? छींक दिए अगर, उससे बढ़िया पेस्टिसाइड का छिड़काव करवा दिया जाए, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है, तो कौन कौन से वो 4 तरीके हैं इन्फेक्शन के? मिश्रा जी को पास करिए। सर इसमें 4 इंपॉर्टेंट जो है वो, पहला चीज है इंजेक्शन। हमें यूज्ड नीडल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। सेकंड थिंग है असुरक्षित यौन संबंध जो होता है जी, उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। एंड 2 चीज, और थर्ड है जब भी हम किसी से ब्लड चढ़ाते हैं, खास करके कोई सर्जिकल या ऑपरेशन के बाद, तो वो ब्लड भी दूषित नहीं होना चाहिए, वो ब्लड भी मतलब हमें चेक करना चाहिए कि उस ब्लड में कोई इश्यू ना हो। ये 3 है। एक और है, हाँ, जब आप सेविंग वगैरह करते हैं खास करके, और खास करके जब हम सैलून में जाके करते हैं, तो उस वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि ही इज यूजिंग अ फ्रेश ब्लेड, वो यूज्ड ब्लेड का इस्तेमाल ना करें। और कहीं भी